हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनुअल मोड वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है हमारा, नई औद्योगिक नीति 1991 की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए एवं इसमें होने वाले परिवर्तनों को बताइए। यह 1956 की औद्योगिक नीति से कैसे अलग है। और यह वाला क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जाम में पूछा ही जाता है और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 1991 की नई औद्योगिक नीति की रचना के क्या कारण थे, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। या इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन, आउटलाइन द मेन फीचर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस in it, how it is different from the industrial policy 1956। नई औद्योगिक नीति 1991 की औद्योगिक नीति पर एक टिप्पणी लिखे। ऐसे भी आपका शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। 1991 जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए तथा औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र को अनेक सरकारी नियंत्रणों और लाइसेंसों से मुक्त कर दिया गया। नई नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नई नीति की मुख्य विशेषताएं, फर्स्ट, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति। इस नीति के अंतर्गत कुछ उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग उनको समाप्त कर दिया गया था। ये 18 उद्योग सुरक्षा, सामरिक, खतरनाक रासायनिक, पर्यावरण तथा विलासित उपभोग की वस्तुओं से संबंधित थे। वर्तमान में केवल 6 वस्तुएं शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा प्रतिरक्षक उपकरणों, ड्रग्स यानी दवाओं तथा औद्योगिक विस्फोटकों को औद्योगिक लाइसेंसिंग की परिधि में रखा गया। सिर्फ इनको ही 18 को लाइसेंसिंग की उसमें रखा गया, जो थे 18 उद्योगों, सामरिक, खतरनाक रासायनिक, पर्यावरण तथा विलासित उपभोग की वस्तुओं से संबंधित थे। और वर्तमान में जो प्रेजेंट में थे वो केवल 6 वस्तुएं थी। वो थी फर्स्ट शराब, सिगरेट, खतरनाक रासायनिक, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा प्रतिरक्षक उपकरणों जैसे कि ड्रग्स, औद्योगिक विस्फोटकों औद्योगिक लाइसेंसिंग की परिधि में रखे गए हैं। सेकेंड विशेषता है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम 1956 में 17 उद्योगों समूह को आरक्षित रखा गया था। और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम 1956 में 17 उद्योग समूह को आरक्षित रखा गया था। तत्पश्चात 1991 में केवल 8 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र हेतु सुरक्षा एवं सामाजिक दृष्टि से आरक्षित रखा गया। इन उद्योग समूह में अस्त्र शस्त्र और प्रतिरक्षा उपकरण, प्रतिरक्षा वायुयान एवं युद्धपोत, अणुशक्ति, खनिज पदार्थ एवं खनिज तेल, रेलवे यातायात शामिल है। सन 2001 में केवल 3 उद्योगों यानी अणुशक्ति, युद्धपोत तथा रेलवे यातायात को आरक्षित रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे पहले 1956 में 17 उद्योग समूह को आरक्षित रखा गया था और तत्पश्चात 1991 में केवल 8 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र हेतु सुरक्षा एवं सामाजिक दृष्टि से आरक्षित रखा गया। 1956 में तो 17 उद्योगों को और 1991 में केवल 8 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र हेतु सुरक्षा एवं सामाजिक दृष्टिकोण से आरक्षित रखा गया। और 2001 में केवल 3 उद्योगों अणुशक्ति, युद्धपोत तथा रेलवे यातायात को आरक्षित रखा गया। थर्ड विशेषता है, 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को 51% अंशों की भागीदारी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। और 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को, जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वाले उद्योग थे, उनको 51% अंशों की भागीदारी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई।
जब 51% अंशों से विदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था हो जाती है। और 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को 51% अंशों की भागीदारी तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। यह अनुमति जब दी जाएगी जब 51% अंशों से विदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए विदेशी विनिमय व्यवस्था हो जाती है। 40 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से 51% तक विदेशी अंशों वाली कंपनियों को निर्यात करने के लिए व्यापारिक गृहों यानी ट्रेडिंग हाउस के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की दृष्टि से 51% तक विदेशी अंशों वाली कंपनियों को निर्यात करने के लिए व्यापारिक गृहों के रूप ट्रेडिंग हाउसेस के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई। 50 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक यानी पब्लिक क्षेत्रों में इकाइयों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार अपने हिस्से के कुछ भाग को वित्तीय संस्थाओं और जनता को सौंपेगी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा अतिरिक्त साधनों को जुटाना है। सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने अपने हिस्से के कुछ भाग को वित्तीय यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जनता को सौंपेगी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार द्वारा अतिरिक्त साधनों को जुटाना। MRTP 1991 की न्यू पॉलिसी ने MRTP एक्ट की परिसंपत्ति सीमा समाप्त कर दी, जिससे अब ऐसी कंपनियों को सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रही। और जिसके कारण क्या हुआ, ऐसी कंपनियां जो थी जो सरकार से अनुमति लेती थी उन्हें पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रही। अब इस एक्ट का व्यवहार से कार्य क्षेत्र प्रतिबंधनात्मक व्यापार विधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करना था। और अब इस एक्ट का व्यवहार में कार्य क्षेत्र प्रतिबंधनात्मक व्यापार विधियों यानी रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस को नियंत्रित एवं निर्देशित करना है। लघु उद्योग की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। इस औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक विकास की दिशा में लाइसेंसिंग तथा अन्य प्रशासनिक रुकावटों को दूर कर दिया गया। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 से लाइसेंसिंग तथा अन्य प्रशासनिक रुकावटों को दूर कर दिया गया। यह एक सुखद परिवर्तन था। और ये परिवर्तन जो था एक सुखद परिवर्तन था, क्योंकि अब उद्योगपतियों को अनावश्यक रूप से उद्योग भवन के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कारण अब उद्योगपतियों को अनावश्यक, जब उन्हें जरूरत नहीं हो उसके रूप में उद्योग भवन के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। इस नीति से विदेशी विनियोग को बढ़ावा मिला और इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से विदेशी विनियोग को भी बढ़ावा मिला। इस नीति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को कम किया गया और इस नीति के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को, पब्लिक सेक्टर को भी कम किया गया। इन परिवर्तनों के माध्यम से देश में औद्योगिकरण को बहुत बढ़ावा मिला और इन परिवर्तनों के कारण, चेंजेस के कारण मध्य देश में औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। नई औद्योगिक नीति में होने वाले कुछ परिवर्तन। नई औद्योगिक नीति 1991 के समय साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार भी हुए। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वप्रथम 1991 की नई औद्योगिक नीति में 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए लाइसेंसिंग को मुक्त कर दिया गया था। 1991 की जो नई औद्योगिक नीति थी उसमें सिर्फ 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। बट साथ साथ इन 18 उद्योगों में से 13 उद्योग लाइसेंस से मुक्त कर दिए गए और साथ साथ 18 उद्योगों में से भी 13 उद्योग जो थे उन्हें भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 5 उद्योग ही ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जो 18 उद्योग थे उसमें से भी 13 उद्योग को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया था। सिर्फ अब 5 ही ऐसे उद्योग हैं जिनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। ये उद्योग शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोट तथा सुरक्षा का सामान। कौन कौन से वो 5? शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, औद्योगिक
विस्फोटक तथा सुरक्षा का सामान, इन पर ही अब लाइसेंस लगाया जाता है। बाकी 18 में से 13 जो उद्योग थे उनको भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। सिर्फ 5 पर ही लाइसेंस है, वो है जो शराब, सिगरेट, खतरनाक रासायनिक, औद्योगिक विस्फोट तथा सुरक्षा का सामान। इस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 1991 की नीति में 8 उद्योग सुरक्षित किए गए थे और इस भारतीय सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर के लिए 1991 की नीति में 8 उद्योग सुरक्षित किए गए थे, जो है कि हैं सिर्फ 2 ही रह गए हैं, जो कि 8 किए गए थे सिर्फ में से, अब उसमें से सिर्फ 2 ही रह गए हैं। यह उद्योग है परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे परिवहन, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। नई औद्योगिक नीति 1991 में उच्च तकनीकी व उच्च निवेश के आधार पर कुछ उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त की गई और 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उच्च तकनीकी एवं उच्च निवेश के आधार पर ही कुछ उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की गई। इन उद्योगों में बिना सरकार की अनुमति के लिए सिर्फ 51% तक विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की स्वीकृति प्रदान की गई। बाद में इस 51% को बढ़ाकर 74 तथा 100% कर दिया गया और बाद में पहले तो ये 51% थी, फिर उसे बाद में बढ़ाकर 51% से 74 और 74% से बढ़ाकर फिर 100% कर दिया गया और प्रेजेंट में अधिकतर क्षेत्रों में स्वतः अनुमोदन के आधार पर 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की छूट है। केवल खुदरा व्यापार, परमाणु ऊर्जा, लॉटरी तथा जुआ पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध है। केवल खुदरा व्यापार, परमाणु ऊर्जा, लॉटरी तथा जुए पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध है। नई औद्योगिक नीति 1991 तथा 1956 की औद्योगिक नीति में अंतर। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सार्वजनिक क्षेत्र 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्व दिया गया था। पब्लिक सेक्टर में 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था और 17 उद्योग जो थे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के लिए सुरक्षित किए गए थे, जबकि पब्लिक सेक्टर के लिए तो 17 उद्योग सुरक्षित किए गए थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए सिर्फ 12 क्षेत्र सुरक्षित किए गए थे। 1991 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पहले 8 तथा फिर घटाकर 2 ही क्षेत्र सुरक्षित कर दिए गए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सार्वजनिक क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के लिए पहले तो 8 थे, फिर उन्हें घटाकर 2 ही क्षेत्र सुरक्षित कर दिए गए थे, जो कि दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व धीरे धीरे घटता रहा है। जो कि हमें क्या दर्शाता है कि सार्वजनिक प्राइवेट सेक्टर का जो महत्व वो धीरे धीरे से घटता रहा है, धीरे धीरे कम होता रहा है। प्राइवेट सेक्टर 1956 की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र का नियंत्रण वे अनेक पाबंदियां लगा रखी थी। 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें प्राइवेट सेक्टर पर नियंत्रण वे 1991 की औद्योगिक नीति में उद्योग तथा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कम कर दी गई। 1956 में जो रुकावटें और नियंत्रण लगा रखा था, पाबंदियां लगा रखी थी, वो 1991 की जो पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसमें वो उद्योग अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कम कर दी गई। औद्योगिक लाइसेंस 1956 की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र के 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि 1991 की नई औद्योगिक नीति में लाइसेंस नीति में बहुत कमी की गई, जो अब केवल 5 उद्योगों तक ही सीमित है। 1956 की जो उद्योग नीति थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसमें तो 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य था, बट 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसमें सिर्फ 18 को घटाकर सिर्फ 5 पर ही सीमित कर दिया गया। लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया, 5 उद्योगों पर ही अनिवार्य कर दिया गया लाइसेंस। लघु उद्योग 1956 की औद्योगिक नीति के अनुसार क्षेत्रीय समानता व रोजगार के दृष्टिकोण से लघु उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया गया और उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके अनुसार क्षेत्रीय समानता व रोजगार को दृष्टिकोण को लघु उद्योग में को बहुत बढ़ावा दिया गया। जो छोटे उद्योग थे उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इसके लिए कई क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए। उसके लिए उद्योग को बढ़ाने के लिए कई क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए। अनेक वित्तीय संस्थाएं वे बॉर्डर स्थापित किए गए, अनेक वित्तीय संस्थाएं भी स्थापित की गई और बॉर्डर भी स्थापित किए गए। लेकिन 1991 की औद्योगिक नीति के खुलेपन के कारण में लघु उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा तथा इन पर बुरा प्रभाव पड़ा। और 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी खुलापन होने के कारण, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में खुलापन होने के कारण लघु उद्योग जो थे उनको बहुत ज़्यादा
बुरा प्रभाव पड़ा, लघु उद्योगों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। 50 विदेशी प्रतियोगिता। घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए 1956 की औद्योगिक नीति में आयात कोटा तथा आयात शुल्क निर्धारित किया गया था। इसके विपरीत 1991 की औद्योगिक नीति में विदेशी प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया गया। विदेशी प्रतियोगिता क्या? घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए 1956 में क्या गया? औद्योगिक नीति के आयात कोटा और आयात शुल्क को निर्धारित किया गया। लेकिन 1956 का उसका अपोजिट किया गया कि औद्योगिक नीति में विदेशी प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया गया। 1956 की नीति में तो घरेलू विदेशी प्रतियोगिता को बचाने के लिए औद्योगिक नीति में आयात कोटा और आयात शुल्क निर्धारित किया गया, बट 1900 अपोजिट किया गया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में विदेशी प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया गया। आयात प्रतिस्थापन या निर्यात प्रोत्साहन। 1956 की औद्योगिक नीति में व्यापार शेष तथा भुगतान शेष के घाटे को कम करने के उद्देश्य से आयात में कमी लाने पर जोर दिया गया। और 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में व्यापार शेष तथा भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे को कम करने के उद्देश्य से आयात में कमी करने पर जोर दिया गया और आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू उत्पादन पर बल दिया गया। 1991 की औद्योगिक नीति में निर्यात में वृद्धि पर जोर देती थी, लेकिन जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें निर्यात में वृद्धि पर जोर देती है। निर्यात सर्वधान हेतु अनेक छूटें रियायतें प्रदान करने का प्रावधान है। और निर्यात जो है वो सर्वधान हेतु अनेक छूटें रियायतें प्रदान करने का प्रावधान है। विदेशी पूंजी। 1956 की औद्योगिक नीति में विदेशी पूंजी पर नियंत्रण लगाया गया। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में विदेशी पूंजी पर नियंत्रण लगाया, कंट्रोल किया गया, बट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में विदेशी ऋणों को प्राथमिकता दी गई। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में विदेशी ऋणों को प्राथमिकता दी गई। जबकि 1991 की औद्योगिक नीति अनेक क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 100% तक अनुमति देती है। जबकि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1991, वो नीति अनेक क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 100% तक अनुमति देती है। नियोजित या बाजार अर्थव्यवस्था। 1956 की औद्योगिक नीति नियोजित तथा केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर ध्यान देती है। 1956 की जो औद्योगिक नीति है इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो तो नियोजित तथा केंद्रित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देती है, बट 1991 की औद्योगिक नीति जो है वो बाजार अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र, लाभ तथा तीव्र आर्थिक विकास पर ध्यान देती है। 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वह बाजार अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, लाभ, प्रॉफिट यानी तीव्र आर्थिक विकास पर ध्यान देती है। 1956 की जो विदेश नीति है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो नियोजित तथा केंद्रित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देती है। अगर फ्रेंड्स आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का प्रॉफिट हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।